AVH फॉर एजुकेशन, आपका सिलेक्शन ही हमारी जीत है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AVH फॉर एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम सिंधु नदी के बारे में जानेंगे। क्या है सिंधु नदी का इतिहास और वर्तमान में इतनी चर्चा में क्यों है, तो आइए जानते हैं। सन 1947 में आज़ादी मिलने और देश विभाजन के बाद अन्य कई मुद्दों की तरह भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के मुद्दे को लेकर कई विवाद शुरू हुए। मतलब जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब भारत और पाकिस्तान के बीच पानी को लेकर कई सारी समस्याएं थी। जब इस मुद्दे का कोई हल नजर नहीं आया तो 1949 में एक अमेरिकी विशेषज्ञ डेविड ली एंथल ने इस समस्या को राजनीतिक के बजाय तकनीकी तथा व्यापारिक स्तर पर सुलझाने की सलाह दी। उन्होंने दोनों देशों को राय दी कि वे इस मामले में विश्व बैंक की मदद ले सकते। सितंबर 1951 में विश्व बैंक के तत्कालिक अध्यक्ष रॉबर्ट ब्लेक ने मध्यस्थता करना स्वीकार किया, मतलब कि समझौता करना स्वीकार किया। इसके बाद 9 साल चली बातचीत के बाद 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ। इसे ही 1960 की सिंधु जल संधि कहते हैं। इस संधि पर भारत के तत्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालिक राष्ट्रपति अयूब खान ने रावलपिंडी में दस्तखत किए। 12 जनवरी 1961 से संधि की शर्त लागू कर दी गई। सिंधु प्रणाली में मुख्यतः सिंधु, झेलम, चीनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदियां शामिल है। इन 6 नदियों के पानी का बंटवारा तय हुआ, जो भारत से पाकिस्तान जाती है। नदियों का एक बहुत छोटा सा हिस्सा चीन और अफगानिस्तान को भी मिला। पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलज के पानी पर भारत का पूरा हक दिया गया। शेष 3 पश्चिमी नदियां झेलम, चीनाब, सिंधु के पानी के बहाव को बाधा रहित पाकिस्तान को देना तय हुआ। मतलब जब भारत से पाकिस्तान पानी जाएगा तो इसमें कोई बाधा नहीं होगी, मतलब कोई समस्या नहीं आएगी। संधि में तय मानकों के मुताबिक भारत में पश्चिमी नदियों के पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है और इनका करीब 20% हिस्सा भारत के लिए है। समझौते के तहत भारत को पश्चिमी नदियों से 36 लाख एकड़ फीट पानी स्टोर करने का अधिकार है। भारत इन पश्चिमी नदियों के पानी से 7 लाख एकड़ क्षेत्र में लगी फसलों की सिंचाई कर सकता है। भारत इन नदियों पर जल विद्युत परियोजना बना सकता है, लेकिन उसे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट ही बनाने होंगे, जिसके तहत पानी को रोका नहीं जा सकता। सिंधु जल संधि के तहत जिन पूर्वी नदियों के पानी के इस्तेमाल का अधिकार भारत को मिला था, उसका उपयोग करते हुए भारत ने सतलज नदी पर भाखड़ नागल बांध, ब्यास नदी पर पोंग बांध तथा रावी नदी पर रंजीत सागर बांध का निर्माण किया। इसके अलावा भारत ने इन नदियों के पानी के बेहतर इस्तेमाल के लिए ब्यास सतलज लिंक, इंदिरा गांधी नहर और माधवपुर ब्यास लिंक जैसी परियोजना भी बनाई। इससे भारत को पूर्वी नदियों का करीब 95% पानी का इस्तेमाल करने में मदद मिली। हालांकि इसके बावजूद रावी नदी का करीब 2 मिलियन एकड़ फीट पानी हर साल बिना इस्तेमाल के पाकिस्तान की ओर चला जाता है। भारत ने अब तक पानी के स्टोर की सुविधा विकसित नहीं की। पाकिस्तान के लिए सिंधु नदी बेसिन का महत्व। आखिर पाकिस्तान के लिए सिंधु नदी क्यों जरूरी है, तो आइए जानते हैं। पाकिस्तान के 2/3 हिस्से में सिंधु और उसकी सहायक नदियां बहती है, यानी उसका करीब 65% भूभाग सिंधु रिवर बेसिन पर है। पाकिस्तान ने इस पर कई बांध बनाए हैं, जिससे यह बिजली बनाता है और खेती के लिए इस नदी के पानी का इस्तेमाल करता है। भारत को सिंधु रिवर बेसिन से यह फायदा मिलता है कि इन नदियों के उद्गम के पास वाले इलाके भारत में पड़ते हैं। ये नदियां भारत से पाकिस्तान में जा रही है और भारत चाहे तो सिंधु के पानी को रोक सकता है। क्यों महत्वपूर्ण है सिंधु नदी? यहाँ यह समझना भी जरूरी है कि आगे सिंधु नदी का इतना महत्व क्यों है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। इसकी लंबाई लगभग 3180 किलोमीटर से अधिक है। इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिंध का बाप नामक जलधारा को माना जाता है। इसके अलावा सतलज का उद्गम स्थल भी तिब्बत में ही है। शेष 4 नदियां भारत में ही निकलती है। सिंधु नदी का अपनी सहायक नदियों चीनाब, झेलम, सतलज, रावी और ब्यास के साथ संबंध पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान के 2/3 हिस्से में सिंधु और उसकी सहायक नदियां बहती और वहां 2.6 करोड़ एकड़ जमीन की सिंचाई इन नदियों पर निर्भर करती है। सिंधु नदी का बेसिन करीब 11.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सभी नदियों के साथ मिलते हुए सिंधु नदी कराची के पास अरब सागर में
गिरती है। भारत और पाकिस्तान के बीच असहमति झेलम नदी पर 330 मेगावाट की किशनगंगा और चिनाब नदी पर स्थापित की जा रही 850 मेगावाट रतले जल विद्युत परियोजना की डिजाइन सुविधाओं से संबंधित है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2018 में किशनगंगा परियोजना का उद्घाटन किया, जबकि रातले परियोजना पर काम कुछ महीने पहले ही शुरू किया गया। 1960 की संधि कहती है, जब एक या दोनों पक्ष विवाद को बातचीत या मध्यस्थों द्वारा हल किए जाने की संभावना नहीं है तो कोर्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन का गठन किया जा सकता है। दोनों देश असहमत है कि क्या इन दो जल विद्युत संयंत्रों की तकनीक डिजाइन विशेषता संधि का उल्लंघन करती है। भारत ने तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति का अनुरोध किया, जबकि पाकिस्तान ने कोर्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन का विकल्प चुना। जवाब में मिशेल लिनो को तटस्थ विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया और प्रोफेसर सीन मर्फी को विश्व बैंक के अनुसार कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। विश्व बैंक ने सोमवार को कहा कि उसे विश्वास है कि तटस्थ विशेषज्ञ और पंचायत न्यायालय के अध्यक्ष अपने अधिकार क्षेत्र पर निष्पक्ष और सावधानीपूर्वक विचार करेंगे, क्योंकि उन्हें जल संधि के तहत ऐसा करने का अधिकार है। इन नियुक्तियों को लेकर भारत ने तत्कालीन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ये न्यूज़ बस यहीं तक थी। इससे आगे और नई अपडेट आने पर मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगी तथा आप सभी से निवेदन है हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। थैंक यू।